हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स की ये जो बुक है जीके जीएस की, इसको हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें 3100 जो है टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं ये रेलवे के अलग अलग एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। 2020 के पहले जो ऑनलाइन परीक्षाएं हुई हैं उसके 360 प्रश्न पत्रों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जीके जीएस के, उनका टॉपिक वाइज संकलन है इस बुक में। और ये क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम में, ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, और ये आरआरबी जेई में, एलपी में और आरपीएफ कांस्टेबल, इन सब एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो आपके लिए। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने 1 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन प्राचीन भारत के मैंने आपको कराए थे, और उसी के आगे श्रृंखला को बढ़ाते हुए हम लोग 101 से लेकर के 204 तक क्वेश्चंस इस पार्ट में हम लोग करने वाले हैं। और वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप देखिएगा, इसी में से क्वेश्चंस आपके मिलेंगे। तो वीडियो को आपको देखना है पूरा लास्ट तक। डेली आपको आदत बना लेनी है, वीडियो आपको डेली देखना है और मैं आपको डेली वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। शेयर ना कर पाएँ तो लाइक तो ज़रूर करिएगा। और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? ऑप्शन दिया गया है राजा राज चोल, महेंद्र वर्मन, राज सिम्हा और विक्रमादित्य। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन प्रथम। पल्लव वंश की बात करते हैं तो पल्लव वंश के राजा ये महेंद्र वर्मन प्रथम, इनका जो कार्यकाल था 600 से लेकर के 630 ईस्वी तक इनका कार्यकाल है। और इन्होंने जो है एक नाटक लिखा है मत्त विलास प्रहसन, जो कि संस्कृत नाटक था। मत्त विलास प्रहसन याद रखेंगे, ये इनका नाटक है। और इसके अलावा एक नाटक है भगवद दुज्जीकीयम, ये थोड़ा सा कठिन नाम है, भगवद दुज्जीकीयम, ये इनके संस्कृत नाटक है। तो ये संस्कृत नाटक इन्होंने लिखे हैं। तो वही पूछा गया है पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे, तो वो है महेंद्र वर्मन। इन्होंने इसके अलावा भी जो है कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की है, लेकिन ये 2 मेन है, आप इनको याद रखेंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, महेंद्र वर्मन। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? ऑप्शन है सिद्धराज सोलंकी, वस्तुपाल, पुलकेशिन द्वितीय और मूलराज। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ये कन्नौज के राजा हर्ष को बादामी के चालुक्य के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर 612 ईस्वी में हराया था। तो ये पुलकेशिन द्वितीय कहाँ के राजा थे? ये बादामी, जिसको वातापी भी कहते हैं, वातापी या बादामी। तो वातापी के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर इनको हराया था। कब हराया था? तो इन्होंने 612 ईस्वी में इनको हराया था। किसको? कन्नौज के राजा हर्ष को। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? पूछा गया है चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। ऑप्शन है राजा राज चोल द्वितीय, राजेंद्र चोल तृतीय, विजयालय चोल और ऑप्शन डी है कुलोत्तुंग चोल तृतीय। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र चोल तृतीय चोल वंश का अंतिम शासक था। और विजयालय की बात करते हैं यहाँ पे, विजयालय ये जो है 850 ईस्वी में इसने चोल वंश की स्थापना की थी। इसने जो है क्या की था, स्थापना किया था। कब किया था? 850 ईस्वी में जो है इसने चोल वंश की स्थापना की थी। और चोल वंश की राजधानी की बात करते हैं तो चोल वंश की राजधानी क्या थी? तो चोल वंश की राजधानी थी तंजौर। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? ऑप्शन है करिकाल, राजाराज, महेंद्र और विक्रम। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजाराज। राजाराज ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त की थी। और इसके अलावा अगर बात करते हैं राजाराज की प्रथम विजय केरल थी। इसकी जो प्रथम विजय थी, प्रथम विजय इसने केरल पर प्राप्त किया था। और इसके अलावा अंतिम विजय की बात करते हैं तो अंतिम विजय कौन थी? तो अंतिम विजय इसका मालदीव था।
मालदीव के द्वीपों पर इसने दरियाई विजय प्राप्त की थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राजाराज आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था? तो दोस्तों चेर वंशीय प्रारंभिक राजाओं की बात करते हैं तो इन्होंने किस पर शासन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु और केरल। प्रारंभिक चेर वंश के राजाओं ने तमिलनाडु और केरल राज्यों पर शासन किया था। चेरों का शासन काल जो है संगम साहित्य युग के पूर्व आरंभ हुआ था। उसमें आधुनिक त्रावणकोर, कोचीन, मालाबार, कोयम्बटूर और सलेम जिलों के प्रदेश शामिल थे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौ सैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? यहाँ पे पूछा गया है नौ सैनिक शक्ति का इस्तेमाल किस भारतीय राजा ने किया था? ऑप्शन है अकबर, कृष्णदेव, राजेंद्र चोल और शिवाजी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र चोल। भारतीय राजा राजेंद्र चोल ने दक्षिण पूर्व एशिया को जीतने के लिए नौ सैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। भारत के इतिहास में केवल चोल वंश ही है जिसने नौसेना पर अधिक ध्यान दिया और इसने जो है एक उपाधि धारण की थी, तो उसको आप याद रखिए। कौन सी उपाधि धारण की थी? गंगे कोंड। गंगे कोंड की उपाधि इसने धारण की थी, किसने? राजेंद्र चोल ने। ये इसकी उपाधि थी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्य शक्ति वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, विंध्य शक्ति किस वंश के संस्थापक थे ये होना चाहिए। विंध्य शक्ति किस वंश के संस्थापक थे? तो विंध्य शक्ति जो है वाकाटक वंश के संस्थापक थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, वाकाटक। वाकाटक जो वंश था ये जो है मध्य प्रदेश से लेकर के बरार तक फैला हुआ था। मध्य प्रदेश से बरार जो कि आंध्र प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश से बरार तक ये फैला हुआ था। और विंध्य शक्ति का उल्लेख जो है कहाँ मिलता है? तो विंध्य शक्ति का उल्लेख जो है वायु पुराण में मिलता है और इसके अलावा अजंता लेख में मिलता है। वायु पुराण और अजंता लेख में जो है विंध्य शक्ति का उल्लेख मिलता है। और जो ये वाकाटक वंश है, अगर हम बात करते हैं इसके सबसे शक्तिशाली राजा की, तो इसका सबसे शक्तिशाली राजा था प्रवर सेन। प्रवर सेन जो है सबसे शक्तिशाली राजा था। प्रवर सेन इस वंश का इकलौता शासक था जिसने सम्राट की उपाधि, इसने जो है सम्राट की उपाधि जो है धारण की थी, जो कि इस वंश का वाकाटक वंश का इकलौता शासक था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? तो पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? ऑप्शन है गोपाल, देवपाल, मैदनपाल, नंदलाल। तो दोस्तों पाल वंश का संस्थापक और पहला राजा था गोपाल। यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, गोपाल। इस वंश की राजधानी की बात करते हैं पाल वंश की, तो इस वंश की राजधानी थी मुंगेर। मुंगेर इस वंश की राजधानी होती थी। और ये जो है गोपाल जो था ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी गोपाल ने। और इसके अलावा याद रखेंगे पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो पाल वंश का सबसे महान शासक था धर्मपाल। और इसने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन राजवंश दक्षिण भारत से संबद्ध नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है पांड्य, पाल, सातवाहन और पल्लव। तो पांड्य और सातवाहन और पल्लव ये तीनों दक्षिण भारत के राजवंश हैं। और पाल राजवंश की बात करते हैं तो ये दक्षिण भारत का नहीं है। पाल वंश की स्थापना कहाँ पे हुई थी? बंगाल में। ये जो है बंगाल में इसकी स्थापना किसने की थी? गोपाल ने इसकी स्थापना की थी। पाल वंश की राजधानी मैंने आपको बताया मुंगेर थी। और पाल वंश का जो अगला शासक था वो धर्मपाल था। धर्मपाल इसका जो है ये सबसे महान शासक था पाल वंश का। इसका शासनकाल आप नोट कर लीजिए, 770 से लेकर के 810 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। और इसी के काल में त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष जो कि कन्नौज पर आधिपत्य के लिए हुआ था, किसके किसके बीच में? तो राष्ट्रकूटों के बीच में, पालों के बीच में और इसके अलावा गुर्जर प्रतिहारों के बीच में। तो त्रिपक्षीय संघर्ष इसी के काल में हुआ था धर्मपाल के। और पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पाल वंश का अंतिम शासक था रामपाल। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इंडिका के लेखक कौन है?
तो इंडिका के लेखक कौन है? चाणक्य, मेगास्थनीज, सेल्यूकस या फिर डेरियस? तो दोस्तों इंडिका के लेखक हो जाते हैं मेगास्थनीज। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की बात करते हैं तो इसका जो समय था, टाइम पीरियड, वो 350 से लेकर के 290 BC, 350 ईसा पूर्व से 290 ईसा पूर्व तक जो है इसका शासनकाल था। और ये जो है यूनान का राजदूत था। कहाँ का? यूनान का जो है ये राजदूत था। किसके दरबार में आया था? तो ये जो है चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था और वो कई वर्ष तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा था। उसने जो कुछ भारत में देखा उसका वर्णन उसने इंडिका नामक पुस्तक में लिखा था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का बहुत ही सुंदर और विस्तृत वर्णन किया है, किसमें? इंडिका में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इंडिका किसने लिखी? तो दोस्तों फिर से वही क्वेश्चन आ गए हैं, इंडिका किसने लिखी? तो इंडिका लिखी थी मेगास्थनीज ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल कवि कंबन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया है? ऑप्शन दिया गया है महाभारत, रामायण, ऋग्वेद, भगवद गीता। तो दोस्तों तमिल कवि जो है कंबन, क्या नाम है इनका? कंबन। इन्होंने जो है रामायण का तमिल संस्करण किस नाम से किया है? तो रामायण का तमिल संस्करण किया है कंब रामायण नाम से। कंब रामायण नाम से इसको संकलित किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत में मृच्छकटिका पुस्तक संकलित की है? तो दोस्तों मृच्छकटिका या मृच्छकटिकम ये जो है एक संस्कृत ग्रंथ है और शूद्रक द्वारा रचित इस नाटक में गुप्तकालीन सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। गुप्तकालीन इतिहास की यहाँ से जानकारी मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये शूद्रक के द्वारा रचित है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कल्हड़ द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो कल्हड़ द्वारा इसमें से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? हर्षचरित। तो हर्षचरित को तो बाण भट्ट ने लिखा है। और राज तरंगिणी की बात करते हैं तो इसको लिखा है कल्हड़ ने, जो कि कश्मीर राजाओं के इतिहास पर आधारित है। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? तो विशाख दत्त ने लिखा है मुद्रा राक्षस। और विक्रमो वर्षियम की बात करते हैं तो इसको लिखा है कालिदास ने। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संगम काल के महाकाव्य शिलप्पाधिकारम और मणिमेखलय किस भाषा में लिखे गए हैं? तो शिलप्पाधिकारम और मणिमेखलय ये किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिल। ये जो संगम काल के महाकाव्य हैं शिलप्पाधिकारम और मणिमेखलय तमिल भाषा में लिखे गए हैं। शिलप्पाधिकारम को तमिल साहित्य का प्रथम, इसको जो है शिलप्पाधिकारम को तमिल भाषा का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा है? तो मुद्रा राक्षस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं नागार्जुन, सोमदेव, विशाख दत्त, कालिदास। तो मुद्रा राक्षस संस्कृत का प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है और ये जो नाटक है इसके लेखक हैं विशाख दत्त। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, विशाख दत्त। इस नाटक में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से संबंधित घटनाओं एवं चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का विश्लेषण इसमें मिलता है। इस नाटक को हिंदी में सर्वप्रथम किसने अनुवादित किया था? तो हिंदी में सर्वप्रथम अनुवादित किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो ये भी आप याद रखेंगे, मुद्रा राक्षस को सबसे पहले अनुवादित किया हिंदी में किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसको अनुवादित किया था। और इसके अलावा जो है विशाख दत्त की अन्य रचनाओं की बात करें तो विशाख दत्त की अन्य रचनाएं हैं, एक है देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम इनकी एक रचना है। और इसके अलावा एक इनकी रचना है राघवानंद नाटकम, राघवानंद नाटकम। तो ये भी इनकी रचना हो जाती है किसकी? विशाख दत्त की। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? ऑप्शन है शिव पुराण, रामायण, भगवद गीता, महाभारत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाभारत। महाभारत को पांचवा वेद भी कहा जाता है। महाभारत की बात करते हैं तो इसमें जो है 1,00,000 श्लोक हैं। इसमें कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक इसमें जो है महाभारत में हैं। और इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हो जाते हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास, महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास इसके रचयिता हो जाते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम संकलित किया है? तो रघुवंशम,
रघुवंशम जो है किसने संकलित किया है? तो दोस्तों ऑप्शन है सूरदास, कबीरदास, कालिदास, तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालिदास। रघुवंशम जो है कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य है। इस महाकाव्य के 19 सर्गों में रघुकुल में उत्पन्न 29 राजाओं का वर्णन किया गया है। कितने? 29 राजाओं का, जो रघुकुल में उत्पन्न हुए हैं 29 राजाओं का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। और कालिदास की अन्य रचनाओं की बात करें तो इनकी जो है अन्य रचनाएं हैं, एक तो है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी जो है काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछी गई है। और इसके अलावा विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम भी इनकी रचना हो जाती है। और इसके अलावा कुमार संभवम, यहाँ पे लिख देता हूँ, कुमार संभवम जो है इनकी रचना है। और इसके अलावा मेघदूत, मेघदूतम या मेघदूत। और इसके अलावा ऋतु संहार, एक जो है ऋतु संहार इनकी रचना हो जाती है। तो ये जो है कालिदास की कुछ जो है प्रमुख रचनाएं हैं, इनको आप याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र का लेखक कौन था? तो दोस्तों यहाँ पे पंचतंत्र का लेखक पूछा गया है, श्रीहर्ष, विष्णु शर्मा, वाल्मीकि या कालिदास। तो पंचतंत्र ये जो है संस्कृत नीति कथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान माना जाता है। और इस ग्रंथ के रचयिता हैं विष्णु शर्मा। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, विष्णु शर्मा इस ग्रंथ के रचयिता हैं। और यहाँ पे जो है श्रीहर्ष की बात करते हैं तो श्रीहर्ष की रचना आप याद रखिएगा, नैषधीय चरित्र। नैषधीय चरित्र जो है श्रीहर्ष की रचना हो जाती है। और वाल्मीकि की आपको पता ही है, रामायण जो है वाल्मीकि की रचना है। कालिदास की मैंने अभी आपको बताया है, कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतु संहार, ये सब जो है कालिदास की रचना है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं? तो पंचतंत्र बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है और कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो आपको पता है कि ये जो है विष्णु शर्मा जो है इसके रचयिता माने जाते हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया था? तो नाट्य शास्त्र की बात करते हैं, इसको जो है किसने संकलित किया है? तो दोस्तों नाट्य शास्त्र ये संस्कृत में है और नाट्य कला पर आधारित ये ग्रंथ है। इसकी रचना भरत मुनि ने की थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भरत मुनि ने इसकी रचना कब की थी? तीसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी के पूर्व, तीसरी शताब्दी के पहले जो है इसकी रचना की थी। और ये जो रचना है इसमें 36 अध्याय में है, 36 अध्याय हैं। 36 अध्यायों में जो है संगीत, नाटक और अभिनय, संगीत, नाटक और अभिनय का जो है इसमें संकलन किया गया है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो दोस्तों अष्टाध्यायी पुस्तक की बात करते हैं, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, पाणिनि। पाणिनि जो है अष्टाध्यायी के लेखक हैं। पाणिनि की बात करते हैं तो पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण माने जाते हैं, यानी कि सबसे बड़े संस्कृत व्याकरण के ज्ञाता माने जाते हैं। और इनका जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था। तो अभी तो फिलहाल ये अफगानिस्तान में है, उस समय जो है ये भारत में हुआ करता था, भारत के उत्तर पश्चिम में। तो ये जो है गांधार में इनका जन्म हुआ था। और जो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी जो पाणिनि का संस्कृत व्याकरण है ये 4 भागों में बटा हुआ है। तो अष्टाध्यायी इसका दूसरा भाग है। पहला भाग जो है, पहला भाग होता है माहेश्वर सूत्र, पहला भाग है माहेश्वर सूत्र। दूसरा भाग हो जाता है अष्टाध्यायी। और तीसरा भाग जो है, तीसरा भाग हो जाता है धातु पाठ। और चौथा भाग जो होता है वो है गणपाठ। तो ये 4 भागों में पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण की रचना की थी। तो अष्टाध्यायी इसका दूसरा पार्ट हो जाता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो दोस्तों पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत इसके लेखक हैं वराह मिहिर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, वराह मिहिर जो है इसके लेखक है पंच सिद्धांत का, वृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के। और दोस्तों इन पुस्तकों में क्या दिया गया है तो याद रखिएगा, इसमें त्रिकोणमिति के सिद्धांत, त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री के इसमें सूत्र, महत्वपूर्ण सूत्र इसमें दिए गए हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तिरुक्कुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? तो दोस्तों तिरुक्कुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता हैं तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर जो है ये तिरुक्कुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ जो कि तमिल भाषा का है। तो ये तमिल भाषा में लिखित एक प्राचीन मुक्तक काव्य रचना है। कैसी रचना है? मुक्तक काव्य रचना है। और किस भाषा में है? तो ये तमिल भाषा में है।
और इसके संकलनकर्ता हो जाते हैं तिरुवल्लुवर। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो दोस्तों चरक संहिता ये जो है पुस्तक है संस्कृत की, और इसको किसने लिखा है? तो महर्षि चरक के द्वारा जो है ये रचित पुस्तक है, रचित ग्रंथ है, जो कि संस्कृत भाषा में है। और ये जो है किससे संबंधित है? तो ये चिकित्सा की आयुर्वेद शाखा से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, आयुर्वेद। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सुश्रुत को डैश के रूप में जाना जाता है? तो सुश्रुत को किसके जनक के रूप में जाना जाता है, बताना है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक। सुश्रुत प्राचीन भारत के महान चिकित्सा शास्त्री एवं शल्य चिकित्सक थे, और इनको जो है शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी द्वारा किन राज्य के राजाओं का वर्णन किया गया है? तो राजतरंगिणी की बात करते हैं, ये किसने लिखा है? तो ये कल्हण द्वारा रचित पुस्तक है, और ये कश्मीर के राजाओं का इसमें वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, कश्मीर। और इसके अनुसार कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, इसके अनुसार जो ये पुस्तक है राजतरंगिणी, इसके अनुसार कश्मीर की राजधानी क्या थी? श्रीनगर। और सम्राट अशोक ने जो है बसाया था कश्मीर को, राजतरंगिणी के अनुसार किसने बसाया था? तो सम्राट अशोक ने जो है इसको बसाया था, जो शिव के परम भक्त थे। अशोक जो है शिव के परम भक्त थे, और बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये शिव भक्त हुआ करते थे, बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति डैश में लिखा गया है? तो मनुस्मृति किस भाषा में लिखा गया है, ये बताना है। तो दोस्तों मनुस्मृति की बात करते हैं, तो ये प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज है, और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा, संस्कृत। और जो ये पुस्तक है, इस ग्रंथ में सामाजिक वर्गों के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें 4 वर्णों, 4 आश्रमों और 16 संस्कारों तथा सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में जो है, और राज्य की व्यवस्था आदि विषयों पर इसमें चर्चा की गई है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य संस्कृत भाषा में नहीं लिखा गया है? ऑप्शन है तिरुक्कुरल, रत्नावली, राजतरंगिणी, मेघदूत। तो ये जो तीनों पुस्तकें हैं ये संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तिरुक्कुरल की बात करते हैं तो ये तमिल भाषा में है, तो यही इसका राइट आंसर होगा, तिरुक्कुरल। और दोस्तों बात करते हैं तिरुक्कुरल की, तो ये किसने लिखा था? तो इसको अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, तिरुवल्लुवर ने इसको लिखा था। किसने लिखा था? तिरुवल्लुवर ने इसको लिखा था। और रत्नावली की बात करते हैं, तो रत्नावली किसने लिखा था? रत्नावली लिखा था हर्ष ने, हर्षवर्धन ने रत्नावली लिखा था। राजतरंगिणी की बात करते हैं तो इसको जो है कल्हड़ ने लिखा था, और मेघदूत आपको पता है कालिदास ने लिखा था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ हैं? ऑप्शन है भरत, बाना, भास्कर, भवभूति। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भास्कर। भास्कर या भास्कराचार्य के नाम से जानते हैं, भास्कर प्रथम इनको कहा जाता है। तो इनका जो टाइम पीरियड है वो है 600 से लेकर के 680 ईस्वी। भारत के 7वीं शताब्दी के महान गणितज्ञ थे, और संभवतः इन्होंने ही सबसे पहले संख्याओं को हिंदू दार्शनिक पद्धति में जो है सबसे पहले संख्याओं को इन्होंने ही लिखना शुरू किया था। और इन्होंने आर्यभट्ट की कृतियों पर टीका लिखा था। आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य की खोज की थी, तो उनकी जो कृतियां थी उस पर जो है टीका इन्होंने लिखा था, भास्कर ने। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? ऑप्शन है वास्तुशास्त्र, लीलावती, पंचदशी, रूपमती। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लीलावती। लीलावती गणित विषय पर आधारित एक मध्ययुगीन भारतीय ग्रंथ है। इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना महान भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य द्वितीय ने की थी। भास्कराचार्य द्वितीय ने जो है इसकी रचना अपनी पुत्री की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर के इसकी रचना की थी। और इसके अलावा यहाँ पे पंचदशी की बात करते हैं, तो पंचदशी इसको किसने लिखा था? तो इसको लिखा था माधवाचार्य। माधवाचार्य विद्यारण्य, क्या नाम था इनका? माधवाचार्य विद्यारण्य, इन्होंने इसकी रचना की थी। और ये जो है अद्वैत वेदांत पर ये लिखी गई है पुस्तक। अद्वैत वेदांत का जो है संपूर्ण ग्रंथ इसको माना जाता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था?
तो मनुस्मृति का इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया था? H.C. वेल्स ने, या जॉर्ज वुलर ने, या रॉल्फ ग्रिफिथ ने, या H.H. विल्सन ने? तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉर्ज वुलर। जॉर्ज वुलर ने जो है मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? तो हर्षचरित जो कि राजा हर्षवर्धन की जीवनी है, इसको किसने लिखा था? तो इसको लिखा था बाणभट्ट ने। बाणभट्ट ने जो है हर्षवर्धन की बात करते हैं तो हर्षवर्धन 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। हर्ष ने अपनी राजधानी जो है कहाँ स्थापित की थी? तो कन्नौज में इसने जो है अपनी राजधानी स्थापित की थी। हर्षचरित जो कि संस्कृत में लिखा गया है और ये बाणभट्ट द्वारा रचित ग्रंथ है। इसमें उसने हर्षवर्धन के जीवन चरित्र और उसके प्रशासन का वर्णन किया है। तो याद रखेंगे हर्षचरित जो है ये संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा रचित हर्षचरित हमें हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? तो अभी हमने बात किया कि हर्षचरित जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट के द्वारा। और ये जो पुस्तक है हर्षवर्धन के बारे में और उसके प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा किस भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया जिसका नाम अमरकोश था? तो दोस्तों अमरकोश जो है शब्दकोश था। शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी। और ये अमर सिंह द्वारा संस्कृत भाषा के शब्दों का शब्दकोश तैयार किया गया था। किसने तैयार किया था? अमर सिंह ने। और संस्कृत भाषा का जो है ये शब्दकोश था। और अमर सिंह जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। तो ये भी आप याद रखें, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे अमर सिंह। इन्होंने अमरकोश तैयार किया था जो कि संस्कृत भाषा का क्या था? शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों एलिफेंटा की गुफाओं की बात करते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई से करीबन 11 किलोमीटर दूर मुंबई के धारापुरी में स्थित हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, मुंबई के धारापुरी में जो है गुफाओं का समूह है। तो वहाँ पे जो है ये एलिफेंटा की गुफाएं स्थित हैं। और एलिफेंटा की गुफाएं 7 गुफाओं का जो है ये मिश्रण है। और इनको यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो 1987 में जो है यूनेस्को द्वारा एलिफेंटा गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया गया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं? तो ऐहोल शिलालेख की बात करते हैं तो ऐहोल शिलालेख ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, पुलकेशिन द्वितीय। इस अभिलेख के रचनाकार हैं जैन कवि रवि कीर्ति जो है इसके रचनाकार हो जाते हैं। और ये जो अभिलेख है इसमें पुलकेशिन द्वितीय और इसके अलावा जो है हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन इसमें किया गया है। पुलकेशिन द्वितीय जो है वातापी के चालुक्य वंश का पराक्रमी और प्रसिद्ध शासक था। इसका शासनकाल की बात करते हैं तो इसका शासनकाल जो है 609 से लेकर के 642 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। और ये किस वंश से संबंधित था? तो ये वातापी के चालुक्य वंश से ये संबंधित था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अजंता गुफा की चित्रकला भारत में डैश के स्वर्ण युग का प्रमाण है? तो अजंता गुफा की जो चित्रकला है भारत में किसके स्वर्ण युग का प्रमाण है? बौद्ध धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म या वैष्णव धर्म? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म। अजंता की गुफाओं की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद से लगभग 107 किलोमीटर की दूरी पर अजंता की गुफाएं हैं। इसमें भारत में बौद्ध चित्रकला के स्वर्ण युग का प्रमाण इसको कहा जाता है। और गुफाओं की दीवारों पर और इसके अलावा छतों पर जो चित्र बनाए गए हैं ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्र जो है जातक कथाओं से जुड़े हुए हैं। किससे? जातक कथाओं से ये चित्र जुड़े हुए हैं। जातक कथाएं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, तो जातक कथाओं से ये चित्र जुड़े हुए हैं। और इनको जो है यूनेस्को द्वारा 1983 में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे बौद्ध धर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? ऑप्शन है महाभारत, रासलीला, जातक कथाएं। तो अभी मैंने बात किया
कि अजंता के जो चित्र हैं इसमें जातक कथाओं के बारे में चित्रण किया गया है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफाचित्र कला एवं मूर्ति कला के उत्तम उदाहरणों में से एक है? तो दोस्तों अभी हमने बात किया कि अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें बौद्ध धर्म की पहली वास्तुकला, गुफाचित्र कला और मूर्ति कला के उत्तम उदाहरणों में से एक है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में हो जाती हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। महाराष्ट्र की कहाँ पे? औरंगाबाद शहर के समीप में स्थित हैं। और ये गुफाएं जो है बड़ी बड़ी चट्टानों को काट करके बनाई गई हैं। इसमें 30 गुफाएं अजंता में हैं। अजंता में जो है 30 गुफाएं हैं और इसके अलावा एलोरा में जो है 34 गुफाएं हैं। एलोरा में कितनी है? तो एलोरा में 34 गुफाएं हैं और इन गुफाओं में हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों की आस्था का प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन मोस्टली जो है बौद्ध धर्म का प्रभाव इसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अजंता गुफाएं जो करीब 30 रॉकआउट बौद्धिक गुफाएं हैं जो भारतीय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरण है, कहाँ स्थित हैं? तो अजंता गुफाएं ये जो है 30 गुफाएं हैं इसमें, तो ये कहाँ पे स्थित हैं? तो अभी हमने बात किया कि ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी, वो कितनी प्राचीन थी? तो दोस्तों जो अजंता की गुफाएं हैं जो कि 30 चट्टानों को काट करके बनाई गई हैं, ये बौद्ध गुफाएं दूसरी सदी ईसा पूर्व की मानी जाती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, दूसरी सदी ईसा पूर्व। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर की बात करते हैं तो इनका निर्माण जो है 13वीं शताब्दी में जो है इनका निर्माण कराया गया था। और ये कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा के पुरी में है। उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित है। और इनका निर्माण किसने कराया था? तो इनका निर्माण जो है गंग वंश के महान शासक नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने कराया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नरसिंह देव प्रथम जो कि गंग वंश से संबंधित थे, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। इसको कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। और इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया? तो 1984 में इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया ब्लैक पैगोडा किसको कहा जाता है। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। और इनका निर्माण जो है 1278 ईस्वी में किसने कराया था? गंग वंश के राजा नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने कराया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों एलोरा के मंदिरों का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासकों ने इनका निर्माण करवाया था। एलोरा जो कि महाराष्ट्र में है और ये 32 शैलकृत यानी चट्टानों को काट करके ये गुफाएं हैं। और इसमें एक गुफा है गुफा नंबर 16। गुफा नंबर 16 की बात करते हैं तो इसमें जो है शिव मंदिर स्थापित है। गुफा नंबर 16 में क्या है? शिव मंदिर स्थापित है, जिसको कैलाश मंदिर के नाम से जानते हैं। कैलाश मंदिर के नाम से जानते हैं। कैलाश शिव मंदिर है गुफा नंबर 16। और ये द्रविड़ शैली के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक किसने कराया था? तो कैलाश मंदिर की बात करते हैं तो इसको जो है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है। बृहदेश्वर मंदिर डैश में है। तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है? बेंगलुरु में, तंजावुर में, चेन्नई या कोचीन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर देगा ऑप्शन बी, तंजावुर। बृहदेश्वर या इसको राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। राजेश्वर मंदिर भी इसको कहते हैं। तो ये मंदिर कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है, या इसको तंजावुर कहते हैं, जो कि एक शिव मंदिर है। जो कि कैसा मंदिर है? शिव मंदिर है। और ये मंदिर का निर्माण जो है 11वीं सदी
के आरंभ में इसको बनवाया गया था। कब जो है 11वीं सदी के आरंभ में इसका निर्माण कराया गया था। और ये जो मंदिर है चोल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। चोल वास्तुकला का ये उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? चोल शासक राजराज प्रथम के शासनकाल में इसका निर्माण किया गया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो बृहदेश्वर मंदिर जो कि कहाँ पे है? तमिलनाडु के तंजावुर में है। और इसका निर्माण मैंने अभी आपको बताया राजा राज चोल प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, राजा राज चोल प्रथम। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर डैश काल का महानतम वास्तुकला स्मारक है जो कि तंजावुर में है। तो बृहदेश्वर मंदिर ये जो है चोल काल का महानतम वास्तुकला स्मारक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, चोल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर जो है बार बार पूछा गया है और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राजा राज चोल ने। यहाँ पे राजा चोल दिया गया है तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, राजा चोल। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो भारतीय राज्य तमिलनाडु के तंजावुर जिले में स्थित है। ये किसके सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था? तो अभी हमने बात किया बृहदेश्वर मंदिर जो कि तमिलनाडु के तंजावुर जिले में स्थित है और ये किसके सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था? तो ये चोल साम्राज्य के सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए इसका निर्माण कराया गया था। और इसका निर्माण आप याद रखिएगा 1003 से लेकर के 1010 यानी कि 11वीं सदी में इसका जो है निर्माण कराया गया था। 1003 से 1010 इस बीच के बीच में इसका निर्माण कराया गया था। चोल शासक राजा राज प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। और ये किससे निर्मित है ये भी आप याद रखेंगे। तो ये जो है ये ग्रेनाइट से पूरी तरह से निर्मित है। किससे? ग्रेनाइट पत्थर से ये निर्मित है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर देखिए इससे कितने क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो आपको पता है कि ये तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था? तो अभी हमने बात किया कि बृहदेश्वर मंदिर ये जो है ग्रेनाइट से बनाया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेनाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चोल राजा शानदार मंदिरों के निर्माता थे जिन्होंने तंजावुर में डैश मंदिर बनवाया था। कौन सा मंदिर बनवाया था चोल राजा ने? चोल राजा राज प्रथम ने ये जो है कौन सा मंदिर बनवाया था? बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजौर में है तमिलनाडु में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? तो दोस्तों अब जो है बृहदेश्वर मंदिर के बाद जगन्नाथ मंदिर की बारी अब आई है इतनी देर बाद। तो यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों इसका याद रखेंगे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, अनंत वर्मन चोडगंग। इन्होंने जो है पुरी का जगन्नाथ मंदिर बनवाया था जो कि एक हिंदू मंदिर है। और ये किसको समर्पित है? तो ये भगवान जगन्नाथ जो कि श्री कृष्ण का ही नाम है। तो ये श्री कृष्ण या भगवान जगन्नाथ को समर्पित ये मंदिर है। और ये भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर कहाँ पे है? पुरी में। पुरी उड़ीसा में जो है ये स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कलिंग राजा अनंत वर्मन चोडगंग ने करवाया था। अनंत वर्मन चोडगंग जो कि कलिंग शासक थे, तो इन्होंने इसका निर्माण कराया था। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सोमनाथ मंदिर की बात करते हैं। सोमनाथ मंदिर ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, गुजरात में कठियावाड़ क्षेत्र में। गुजरात के कठियावाड़ क्षेत्र में ये स्थित है और इसको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं इस मंदिर को। इसी क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश का संहार करने के बाद अपनी नरलीला समाप्त की थी। और दोस्तों याद रखिएगा महमूद गजनवी ने जो है इस मंदिर पर आक्रमण किया था। कब किया था? तो याद रखेंगे 1024 ईस्वी में जो है महमूद गजनवी ने इस मंदिर को लूटा था। और लूटने के बाद जो है हीरे जवाहरात लूट करके अपने देश गजनी चला गया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर भारत में किसके पश्चिमी तट पर स्थित है? तो दोस्तों सोमनाथ मंदिर ये गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दिलवाड़ा मंदिर।
दिलवाड़ा मंदिर जो कि जैन धर्म को समर्पित है। और ये जो मंदिर है ये कहाँ पे है? माउंट आबू राजस्थान में। माउंट आबू राजस्थान में ये मंदिर है। और इनका निर्माण जो है 11वीं से लेकर के 13वीं शताब्दी के बीच में 13वीं शताब्दी के बीच में इनका जो निर्माण हुआ है, चालुक्य वंश के शासकों द्वारा इनका निर्माण कराया गया है। चालुक्य वंश के कई शासकों द्वारा इनका निर्माण कराया गया है। जो पूरा मंदिर परिसर है ये 5 मंदिरों से मिलकर के बना हुआ है, 5 मंदिरों का समूह है। तो उसमें से एक मंदिर जो है जिसको आदिनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं, आदिनाथ मंदिर या इसको विमल शाही मंदिर भी कहते हैं। तो इसका जो आदिनाथ मंदिर जो कि जैन धर्म के प्रवर्तक आदिनाथ को समर्पित है, तो इस मंदिर का निर्माण कराया है विमल शाह ने। ठीक है, तो इसको जो है विमल शाह ने बनवाया है। बाकी जो और 4 मंदिर हैं, एक का निर्माण कराया है नेमीनाथ ने। नेमीनाथ मंदिर, हाँ एक मंदिर है नेमीनाथ मंदिर, इसका जो है निर्माण किसने कराया है? नेमीनाथ, या इसको लूना बादशाही मंदिर भी कहते हैं। इसका निर्माण कराया है तेजपाल ने। और इसके अलावा जो है एक है पार्श्वनाथ मंदिर और महावीर स्वामी मंदिर, इसका निर्माण कराया है मांडलिक ने जो है निर्माण कराया है पार्श्वनाथ मंदिर और महावीर स्वामी मंदिर का। तो 3 ये हो गए। और एक जो है हो जाता है ऋषभ देव मंदिर, इसका निर्माण भीम शाह ने कराया है। तो ये जो है इन शासकों ने इसका निर्माण कराया, भीम शाह, मांडलिक और विमल शाह और इसके अलावा तेजपाल, ये 4 लोगों ने इन 5 मंदिरों का निर्माण कराया है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? तो कार्ले जो कि बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, तो ये जो है महाराष्ट्र में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। ये गुफाएं ज़्यादातर जो है चैत्य गुफाएं हैं और इनका जो निर्माण हुआ है एक तो 2 पार्ट में हुआ है, 2 ईसा पूर्व से लेकर के दूसरी सदी तक और एक जो है 5वीं शताब्दी से लेकर के 10वीं शताब्दी के बीच में जो है इनका निर्माण कराया गया है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, काला की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों काला की बौद्ध गुफाएं ये जो है कहाँ पे स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में ये स्थित हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी संरक्षित गुफा कार्ले है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो कार्ले गुफाओं से फिर से क्वेश्चन आ गए हैं। तो कार्ले गुफाएं मैंने आपको बताया कि ये महाराष्ट्र में है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी संरक्षित गुफाएं मानी जाती हैं। और ये चट्टानों को काट कर बनाए गए प्राचीन बौद्ध मंदिर हैं जिसमें एक विशाल चैत्य गृह है और 3 विहार हैं। चैत्य जो है बौद्ध धर्म का क्या होता है? पूजा स्थल होता है। और जो विहार होता है वो निवास स्थान होता है। काले का चैत्य ये 7वाहन काल में बनाया गया है। इस काल में 7वाहन काल में इनको बनवाया गया है जो काले का चैत्य है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका की बात करते हैं, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित ये वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका ये जो है पाषाण आश्रय या रॉक शेल्टर के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाषाण आश्रय या रॉक शेल्टर के लिए ये जो है प्रसिद्ध है। और भीमबेटका के चित्रों को जो है पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के बीच का माना जाता है। और इनको जो है यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो 2003 में जो है इनको यूनेस्को के विरासत स्थल में इनको शामिल किया गया है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं? तो दोस्तों भीमबेटका की गुफाएं जो कि रायसेन जिले में है, जो कि भोपाल से लगभग जो है ये 46 किलोमीटर की दूर में दक्षिण में स्थित हैं। और इसकी खोज की बात करते हैं तो इसकी खोज जो है डॉक्टर VS वाकणकर ने की थी। किसने? डॉक्टर VS वाकणकर ने इसकी खोज की थी। कब की थी? तो 1958 में इसकी खोज की थी। और भीमबेटका की गुफाओं की बात करते हैं तो ये लगभग 30,000 साल पुरानी है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, 30,000 साल पुरानी इसकी गुफाएं हैं। और इस पर जो चित्र उकेरे गए हैं इन गुफाओं पर ये लगभग 12,000 जो चित्र हैं ये 12,000 साल पुराने लगभग माने जाते हैं। और ये जो गुफाएं हैं 30,000 साल पुरानी मानी जाती हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो भीमबेटका गुफाएं आपको पता है कहाँ पे स्थित हैं?
तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है। तो दोस्तों खजुराहो मंदिरों की बात करते हैं, ये कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में ये स्थित है। और इन मंदिरों का निर्माण जो है चंदेल शासकों ने कराया था। चंदेल शासकों ने इनका निर्माण कराया था। कब कराया था, तो इनका निर्माण लगभग 950 से लेकर के 1050 ईस्वी के बीच में इनका निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। और ये जो मंदिर हैं ये अपने नागर वास्तुकला शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर देगा, नागर शैली के लिए प्रसिद्ध है। नागर शैली ज़्यादातर उत्तर भारत के जो मंदिर होते हैं वो नागर शैली के होते हैं। दक्षिण भारत के मंदिर ज़्यादातर द्रविड़ शैली के होते हैं, दक्षिण भारत के मंदिर। तो ये जो मंदिर है खजुराहो मंदिर, ये नागर शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। और यहाँ के मंदिरों में बात करते हैं, एक है कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर जो है यहाँ के मंदिरों में सबसे सर्वोत्तम माने जाते हैं, कंदरिया महादेव मंदिर। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा, इनको जो है यूनेस्को में, खजुराहो मंदिरों को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया, तो 1986 में जो है इनको यूनेस्को में शामिल किया गया। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस वंश ने 10वीं और 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। तो मैंने आपको बताया कि चंदेल शासकों ने जो है 950 से लेकर के 1050 ईस्वी के बीच में इनका निर्माण कराया था, यानी 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंदेल शासकों ने जो है इनका निर्माण कराया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं। तो खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, खजुराहो के मंदिर जो है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनमकोंडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर हजार स्तंभ मंदिर का निर्माण किनके द्वारा कराया गया था। तो दोस्तों हनमकोंडा शहर में जो मंदिर है हजार स्तंभ मंदिर या हजार खंभा मंदिर कहते हैं इनको, 1000 पिलर टेम्पल, इनका निर्माण जो है किसने कराया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रुद्रदेव। हजार स्तंभ मंदिर जो कि हिंदू मंदिर है और ये कहाँ पे है, तो ये तेलंगाना में जो है हनमकोंडा पड़ता है। तो हनमकोंडा में ये मंदिर स्थित है। इस मंदिर में भगवान विष्णु, शिव तथा सूर्य की मूर्तियां हैं। और इस मंदिर का निर्माण जो है काकतीय वंश के शासक रुद्रदेव ने कराया था। 1163 ईस्वी में रुद्रदेव ने कराया था। और ये किस वंश से संबंधित थे, तो काकतीय वंश से ये संबंधित थे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है क्योंकि ये मौसम की सभी अनिश्चितताओं को झेलता है। इसमें ना तो जंग लगती है और ना ही ये संचारित होता है। ये किस धातु से बना है। तो दोस्तों दिल्ली के अशोक स्तंभ का निर्माण जो है अशोक ने कराया था। किसने कराया था, अशोक ने इसका निर्माण कराया था। कब कराया था, तो 300 ईसा पूर्व के आसपास जो है इसका इन्होंने निर्माण करवाया था। और ये जो है धातु कर्म का सर्वोत्तम नमूना माना जाता है। इसको बनाते समय पिघले हुए कच्चे लोहे में फास्फोरस मिलाया गया था। लोहे में जो है क्या मिलाया गया था, फास्फोरस मिलाया गया था। और इससे जो है आयरन के अणु बंध नहीं बना पाते हैं। आयरन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बॉन्ड नहीं बना पाते हैं। इसकी वजह से जो है जंग लगने की जो गति है वो 1000 गुना कम हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये किससे बना है, तो ये लोहे से बना है। कच्चे लोहे में फास्फोरस मिला करके इसको बनाया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, लोहा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों मीनाक्षी मंदिर की बात करते हैं। मीनाक्षी मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरई नगर में स्थित है। कहाँ पे, तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, तमिलनाडु। और ये जो है ऐतिहासिक मंदिर है जो कि हिंदू देवता शिव और उनकी भार्या देवी पार्वती, भार्या यानी कि उनकी जो पत्नी है उनको पार्वती, जिनको मीनाक्षी के नाम से भी जानते हैं, तो उनको समर्पित है। शिव और पार्वती को जो है ये मंदिर समर्पित है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, तमिलनाडु मदुरई में ये मंदिर स्थित है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो कि कहाँ स्थित है। तो महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये कहाँ पे है, तो ये आपको पता है कि बोध गया में स्थित है, जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था।
तो यहीं पे इस मंदिर का निर्माण किया गया है। और ये बोध गया कहाँ पे है? बिहार में है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, बिहार। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक स्थित है। तो महाबोधि मंदिर संकुल आपको पता है ये कहाँ पे है? तो ये बिहार में है। बिहार में कहाँ? बोध गया में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? उस स्मारक का नाम बताइए जिसमें 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन पवित्र स्थान है, और इसके अलावा विरूपाक्ष का मंदिर भी इसमें शामिल है। और ये कहाँ पे स्थित है? बागलकोट कर्नाटक में स्थित है। तो 9 हिंदू मंदिर है और इसके अलावा जैन मंदिर भी है, जैन पवित्र स्थान है, और विरूपाक्ष का मंदिर भी इसमें शामिल है, और ये बागलकोट कर्नाटक में स्थित है। तो उस स्मारक का नाम यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पट्टडकल में स्मारकों का समूह है, जिसमें जो है ये कहाँ पे है? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। पट्टडकल कस्बा है कर्नाटक राज्य में, तो वहाँ पे ये स्थित है। और यहाँ चालुक्य वंश के राजाओं ने 7वीं और 8वीं शताब्दी में कई मंदिर बनवाए थे, और इसमें जो है चालुक्य वंश के राजाओं ने इनको बनवाया था। और इसमें क्या क्या है? 9 हिंदू मंदिर हैं एक तो, और इसके अलावा जैन पवित्र स्थान है, और इसके अलावा जो है विरूपाक्ष का मंदिर भी इसमें शामिल है। और इनको जो है 1987 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में इनको शामिल किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगैकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण कराया था? तो गंगैकोंडा चोलापुरम मंदिर, इसका निर्माण जो है किस शासक ने कराया था? तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोल प्रथम ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र चोल प्रथम। गंगैकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण जो है राजेंद्र चोल प्रथम ने कब कराया था? तो याद रखिएगा 1035 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल के द्वारा कराई गई थी? तो राजा खारवेल के द्वारा जो है कौन सी गुफाओं की खुदाई करवाई गई थी? तो खारवेल जो कि कलिंग के राजा थे, कलिंग शासक खारवेल ने कराई थी खंडगिरी गुफाओं की खुदाई। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो गुफाएं हैं ये उड़ीसा क्षेत्र में जैन एवं बौद्ध धर्म के प्रभावों को दर्शाती हैं। कहाँ पे हैं ये गुफाएं? तो ये उड़ीसा में हैं। और खंडगिरी गुफाओं की संख्या जो है कितनी है? तो इसमें जो है 15 गुफाएं हैं, 15 गुफाएं इसमें हैं। और इनकी ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई जो है आप याद रखिएगा 118 फुट जो है इनकी ऊंचाई हो जाती है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चन्ना केशवा मंदिर का निर्माण किया गया था? तो चन्ना केशवा मंदिर, इनका निर्माण किया गया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा होयसल साम्राज्य के दौरान जो है कर्नाटक के बेल्लूर में जो है, कर्नाटक के कहाँ पे? बेल्लूर में जो है, बेल्लूर जो कि कर्नाटक में है। तो यहाँ पे जो है इनका निर्माण कराया गया था चेन्ना केशवा मंदिर का। और कब कराया गया था? तो 12वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी में जो है इसका निर्माण कराया गया था होयसल के राजा विष्णुवर्धन द्वारा। किसने कराया था? तो विष्णुवर्धन के द्वारा इन मंदिरों का निर्माण कराया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए होयसल। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्वविख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची स्तूप की बात करते हैं। सांची स्तूप बनवाया गया था अशोक के द्वारा। मौर्य वंश के शासक थे अशोक। इन्होंने जो है इन्होंने 3री शताब्दी में, 3री शताब्दी ईसा पूर्व, 3री शताब्दी ईसा पूर्व जो है इन्होंने निर्माण करवाया था सांची के स्तूप का। और जो सांची का स्तूप है इसके केंद्र में एक अर्धगोलाकार ईंट निर्मित ढांचा था जिसमें भगवान बुद्ध के अवशेष रखे थे। उसी के ऊपर जो है ये स्तूप बनवाया गया है। स्तूप आपको पता है कि जहाँ पे गौतम बुद्ध के अवशेष रखे गए थे तो वहाँ पे स्तूप का निर्माण कराया गया था। और इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो 1989 में जो है इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया, किसके द्वारा निर्मित किया गया बताना है। तो महाबलीपुरम में जो इमारतों का समूह है ये किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पल्लवों द्वारा। तो तमिलनाडु में जो है, तमिलनाडु में महाबलीपुरम है तो वहाँ पे कई इमारत बनाए गए हैं और इनका निर्माण जो है पल्लवों के द्वारा करवाया गया है। महाबलीपुरम जो कि प्राचीन शहर है और ये अपने भव्य मंदिरों, स्थापत्य और सागर तटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और ये महाबली जो पुरम है ये 7वीं शताब्दी में पल्लवों की राजधानी भी हुआ करती थी। ठीक है, ये पल्लवों की राजधानी भी हुआ करती थी।
तो दोस्तों फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, पल्लवों द्वारा इनका निर्माण कराया गया था। महाबलीपुरम में इमारतों का समूह जो है बनवाया गया था। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, शोर मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों शोर मंदिर ये जो है महाबलीपुरम, तमिलनाडु में महाबलीपुरम में स्थित है शोर मंदिर। और इनका निर्माण जो है किसने कराया था, तो इनका निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने शोर मंदिर का निर्माण कराया था। और ये जो मंदिर है दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माने जाते हैं। शोर मंदिर के भीतर जो है 3 मंदिर हैं। बीच में जो एक मंदिर है वो विष्णु जी को समर्पित है, और बाकी जो 2 मंदिर हैं इसके अगल बगल वो शिव जी को समर्पित हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कांचीपुरम में कैलाशनाथम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो कांचीपुरम में कैलाशनाथम मंदिर का निर्माण ये हुआ था पल्लवों के शासनकाल में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांचीपुरम जो कि कहाँ पे है, तमिलनाडु में, ये भी है तमिलनाडु में है कांचीपुरम। तो यहाँ पे जो है कैलाशनाथम मंदिर, इनका जो निर्माण है इसको राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, राज सिद्धेश्वर के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण पल्लव राजवंश के शासक किसने कराया था, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इनका भी निर्माण कराया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जो है कैलाशनाथम मंदिर का निर्माण कराया था। कब कराया था, तो इनका निर्माण जो है 680 से लेकर के 720 ईस्वी के बीच में इनका निर्माण कराया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान माना जाता है। तो तांत्रिक योगिनी पंथ, इसका मूल स्थान माना जाता है उड़ीसा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तांत्रिक योगिनी पंथ, आपने जो है 64 योगिनी मंदिर सुना होगा, तो ये उसी से संबंधित है, तांत्रिक योगिनी पंथ से। और आज जो है भारत में केवल 4 64 योगिनी मंदिर बचे हैं। कितने, 4 बचे हैं, बाकी जो है नष्ट हो गए हैं। और इन 4 में जो है दो जो है कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। 2 जो है मध्य प्रदेश में, खजुराहो और भेड़ाघाट में। मध्य प्रदेश में खजुराहो में है एक, और एक भेड़ाघाट में है। और 2 जो है इसके अलावा कहाँ पे हैं, 2 उड़ीसा में है। उड़ीसा में है, एक है हीरापुर में और एक रानीपुर झरियाल में है। तो 2 उड़ीसा में हो जाते हैं, 2 मध्य प्रदेश में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गांधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर किसके साम्राज्य में समृद्ध हुआ। तो दोस्तों गांधार कला को जो है ग्रीको बौद्धिस्ट कला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीको बौद्धिस्ट कला भी कहते हैं, क्योंकि इसमें भारतीय विषयों को यूनानी ढंग से व्यक्त किया गया था। और ये जो गांधार कला है इसका विकास काल जो है ज़्यादातर पहली शताब्दी से चौथी शताब्दी के बीच में कुषाण वंशीय शासकों के काल में हुआ था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुषाण। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है। तो दोस्तों श्रवणबेलगोला ये जो है कहाँ पे है, ये कर्नाटक में है। कर्नाटक के मैसूर शहर में स्थित है श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला किस लिए प्रसिद्ध है, तो एक तो यहाँ पे जो है बाहुबली की प्रतिमा है, गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा है। बाहुबली, इनके बारे में माना जाता है कि ये जो है मोक्ष प्राप्त करने वाले प्रथम तीर्थंकर इनको माना जाता है। और जैन धर्म और संस्कृति का महान केंद्र है श्रवणबेलगोला, क्योंकि यहाँ के बारे में माना जाता है जैन श्रुतियों के अनुसार कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने यहाँ पे अपना अंतिम समय बिताया था। इन्होंने यहाँ पे जो है संलेखना पद्धति के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे, जिसमें खाना पीना सब कुछ त्याग करके जो है तपस्या की जाती है। तो इस तरह से श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर का त्याग किया था संलेखना पद्धति के माध्यम से। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रवणबेलगोला कहाँ पे है, ऑप्शन डी, कर्नाटक मैसूर में है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वो ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है। तो यहाँ पे दिए गए जय विलास महल और रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, गोलकुंडा किला, दिल्ली का मंदिर। तो दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर है, गोलकुंडा किला। गोलकुंडा किला कहाँ पे है, तो ये हैदराबाद से लगभग 11 किलोमीटर जो है पश्चिम में स्थित है। हैदराबाद जो कि कहाँ पे हो जाएगा, तेलंगाना में। तो ये जो है हैदराबाद में स्थित है। बाकी इसके अलावा जय विलास महल की बात करते हैं तो ये जो है ग्वालियर में स्थित है। ये आपका ग्वालियर में हो जाएगा, ग्वालियर में है। और ये जो सिंधिया राज परिवार है उसका वर्तमान निवास स्थल है, और ये संग्रहालय के रूप में भी ये जय विलास महल हो जाता है। और रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ये भी आपका ग्वालियर के फूलबाग में है। ये जो है ग्वालियर के फूलबाग में स्थित है। तेली का मंदिर ये जो है ग्वालियर के किले में स्थित है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, गोलकुंडा किला। ये ग्वालियर में नहीं है, कहाँ पे है, हैदराबाद में।
फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, डैश 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था, जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसमें से क्या जो है 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोलकुंडा किला। गोलकुंडा किला जो कि 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था और इसे 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश द्वारा इसको पुनर्निर्मित भी कराया गया था। और गोलकुंडा किला आपको पता है कि तेलंगाना हैदराबाद में है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण राजा ने कराया था। किस राजा ने जो है जंतर मंतर का निर्माण कराया था दिल्ली में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय ने जो है इसका निर्माण कराया था। तो दिल्ली में जो जंतर मंतर स्थित है इसका निर्माण कब कराया था? तो इन्होंने जो है 1724 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय, इनका पूरा नाम था महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय। और इसी प्रकार इन्होंने जो है और भी इसी तरह से जंतर मंतर निर्माण कराया था। पूरे भारत की बात करते हैं तो 5 जंतर मंतर का निर्माण कराया था इन्होंने पूरे भारत में। एक तो आपका ये दिल्ली में हो जाता है और दूसरा आपका हो जाता है जयपुर में, दूसरा आपका जयपुर में हो जाता है और तीसरा आपका हो जाता है उज्जैन में। और इसके अलावा जो है एक हो जाता है चौथा मथुरा में और एक हो जाता है वाराणसी में। तो ये 5 जो है 5 जंतर मंतर जिनको वेधशालाएं कहते हैं, तो 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था सवाई जय सिंह ने। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर के जय सिंह द्वितीय ने जो है इसका निर्माण कराया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या है? तो जंतर मंतर जो है जो कि महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया है और ये क्या है, ये खगोलीय वेधशाला है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, खगोलीय वेधशाला या एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इसको कहेंगे। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कितने शहरों में महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया? तो मैंने आपको बताया था कि 5 जगह जो है इन्होंने जंतर मंतर का निर्माण कराया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 जगह। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टावर ऑफ विक्ट्री यानी कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो विजय स्तंभ जो है ये राजस्थान में है। कहाँ पे? टावर ऑफ विक्ट्री जिसको विजय स्तंभ के नाम से जानते हैं, तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में जो है ये स्थित है। और इसको जो है किसने बनवाया था? तो इसको मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने बनवाया था। किसने बनवाया था? तो राणा कुंभा ने जो है इसका निर्माण कराया था। और कब कराया था? तो महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय प्राप्त करने के बाद में जो है इसका निर्माण इन्होंने कराया था। और कब कराया था? तो 1440 से लेकर के 1448 के बीच में इसका निर्माण जो है इन्होंने कराया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चित्तौड़गढ़ किस राजवंश की राजधानी थी? ऑप्शन है चौहान, सिसोदिया, हाड़ा और राठौर। तो चित्तौड़गढ़ ये सिसोदिया वंश के शासक की राजधानी थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, सिसोदिया। और हमीर देव ने सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। सिसोदिया वंश की स्थापना किसने की थी? तो याद रखेंगे हमीर देव ने जो है सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन गुलाम वंश से संबंधित नहीं था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, कैकुबाद, हमीर, बलबन। तो इल्तुतमिश और कैकुबाद और बलबन ये जो है तीनों गुलाम वंश से संबंधित है। और हमीर की बात करते हैं तो अभी हमने बात किया था हमीर देव, ये जो है सिसोदिया वंश से संबंधित थे। किस वंश से संबंधित थे? तो ये सिसोदिया वंश से संबंधित थे। इन्होंने जो है 1282 से लेकर के 1301 के बीच में जो है इन्होंने रणथंभौर पर इन्होंने शासन किया था। और इनको जो है याद रखिएगा, इनको चौहान काल का कर्ण भी कहा जाता है। हमीर देव को क्या कहते हैं? चौहान काल का, इनका पूरा नाम हमीर देव चौहान था और इनको चौहान काल का कर्ण भी कहा जाता है। चौहान काल का कर्ण भी इनको कहते हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े हुए थे? तो राजा भोज जो है ये साहित्य के प्रख्यात समर्थक थे और ये परमार वंश से जुड़े हुए थे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, परमार वंश। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों प्रतिहार राजवंश की बात करते हैं। ये जो है अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश था और इस वंश के संस्थापक थे राजा हरिश्चंद्र।
प्रतिहार राजवंश के संस्थापक थे राजा हरिश्चंद्र जो है। और प्रतिहार राजवंश की राजधानी क्या थी? तो राजधानी थी कन्नौज। कन्नौज जो है प्रतिहार राजवंश की राजधानी थी। और दोस्तों ग्वालियर अभिलेख के अनुसार इस वंश का वास्तविक संस्थापक, अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए, जो वास्तविक संस्थापक था इस वंश का, प्रतिहार राजवंश का, वो था नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम जो है प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जबकि अगर संस्थापक पूछा जाएगा तो संस्थापक राजा हरिश्चंद्र हो जाएंगे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू के पास कायादारा गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था? तो दोस्तों भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने जो है माउंट आबू के पास 1178 ईस्वी में जो है कायदारा गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में होता है। तो दोस्तों भारत जो अपने देश का नाम है, ऐसा माना जाता है कि भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। और भरत जो है कौन थे? तो भरत जो है भारतीय इतिहास में कई भरत हुए हैं, जैसे राम के भाई थे भरत, और जो है जैन तीर्थंकर ऋषभ देव थे, उनका पुत्र का नाम भी भरत था। और इसके अलावा जो है दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे भरत। तो जो दुष्यंत के पुत्र थे भरत, इन्हीं का वंश आगे चल करके कौरव और पांडव के रूप में जो है आगे चल करके होते हैं। पांडव और जो कौरव होते हैं ये भारत के ही वंशज थे। तो इनके बीच में जो है युद्ध होता है, जिसको महाभारत के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो महाभारत में ही जो है भरत की कथा का वर्णन किया गया है। यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और माना जाता है कि भरत के नाम पर ही भारत का नाम पड़ा है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत की रचना कितने की है? तो वेद व्यास ने जो है महाभारत की रचना की है। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। डैश नाम ग्रीक भाषा से आया है, जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। तो इसमें से बताना है कौन सा नाम ग्रीक भाषा से आया है और इसका अर्थ होता है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। तो दोस्तों इंडिया का नाम जो है सिंधु नदी से लिया गया है। तो सिंधु नदी जो कि अपने देश के उत्तर पश्चिम में बहती है। तो ग्रीक के लोग जो है इंडिया को इंडोई कहते थे, जिसका मतलब होता था सिंधु के लोग। तो यहाँ पे जो इंडिया शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है और इसी का अर्थ होता है सिंधु नदी के पार। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है? तो इंडिया नाम जो है सिंधु नदी के नाम पे लिया गया है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राचीन काल से ही श्राव, सेठ, साहूकार, महाजन और छेती के रूप में जाने जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो प्राचीन काल से ही जो श्राव होते थे, सेठ होते थे, साहूकार, महाजन और छेती, ये लोग जो है ज़्यादातर इनका मुख्य व्यवसाय होता था बैंकिंग व्यवस्था को संचालित करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैंकिंग व्यवस्था को संचालित करते थे। और किस तरह से? तो ये जो है साहूकार और महाजन लोग ये लोगों को ऋण देते थे और लोगों से जो है उनकी वस्तुएं गिरवी रखने के लिए कहते थे और बाद में एक निश्चित समय के बाद वापस लेते थे ब्याज के साथ। तो ये बैंकिंग व्यवस्था को संचालित करते थे। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो दोस्तों महाभारत का युद्ध जो है, महाभारत ये किसने लिखा है? वेद व्यास द्वारा रचित जो है महाकाव्य है, जिसमें पांडव और कौरवों के बीच में युद्ध हुआ था और ये युद्ध 18 दिनों तक चला था। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया गया है डैश की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है। तो यहाँ पे किसकी अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे सांप सीढ़ी इसका राइट आंसर रहेगा। सांप और सीढ़ी जो गेम होता है, तो इसकी अवधारणा जो है अंधविश्वास की मान्यताओं पर आधारित है। इसका जो आविष्कार है ये भारत में हुआ था 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। और भारत में इसको जो है मोक्ष पातम और परम पदम के नाम से इसको जानते थे। पहले जो है इसका प्रयोग करते थे बच्चों को हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों की शिक्षा देने के लिए। मोक्ष पातम शायद कहते रहे होंगे जब सीढ़ी मिल जाती रही होगी, और परम पदम कहते रहे होंगे जब सांप डस लेता रहा होगा। जो भी रहा हो, मतलब इस तरह से जो है सांप और सीढ़ी को जो है कहा जाता था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्या है, सबसे पहले पहिए किससे बने थे? तो दोस्तों पहिए सबसे पहले किससे बने थे? रबड़ के, कांच के, लकड़ी के या लोहे के? तो यहाँ पे पत्थर ऑप्शन दिया होता तो लोग कंफ्यूज भी हो सकते। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लकड़ी के बने रहे होते। लकड़ी के पहिए सबसे पहले बने थे। और लकड़ी के पहियों का आविष्कार जो है कब हुआ था? 3500
3500 ईसा पूर्व जो है लकड़ी के पहियों का आविष्कार हुआ था। कहाँ पे? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया ये कहाँ पे है? मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया आपका है इराक में। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले लकड़ी के पहियों का आविष्कार माना जाता है और इसका आविष्कार माना जाता है सुमेरियन सभ्यता के आसपास जो है, सुमेरियन सभ्यता के आसपास जो है इसका आविष्कार माना जाता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किसने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था? तो दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले किसने की थी? तो दोस्तों दिल्ली शहर की स्थापना जो है महाभारत काल में पांडवों ने दिल्ली शहर की स्थापना की थी और इसको जो है इंद्रप्रस्थ का नाम दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। पांडवों ने जो है दिल्ली शहर की स्थापना की थी इंद्रप्रस्थ के नाम से। फिर दोस्तों अगला और आखिरी क्वेश्चन है, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? तो कामरूप का जो प्राचीन साम्राज्य है ये असम का प्राचीन नाम हुआ करता था कामरूप। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम का प्राचीन नाम था कामरूप, जो कि 13वीं शताब्दी में ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थापित किया गया था। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं, जिसमें हम लोगों ने प्राचीन इतिहास के, भारत के प्राचीन इतिहास के क्वेश्चंस हम लोगों ने किए। टोटल 204 क्वेश्चन से और सभी क्वेश्चन हम लोगों ने एक एक करके व्याख्या के साथ किए हैं और कल से जो है हम लोग मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और जो नए दोस्त हैं उनसे गुजारिश करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।